दोस्तों, भाजपा को लग रहा था कि वो उपराष्ट्रपति उम्मीदवार के तौर पर बीजेपी तमिलनाडु के अध्यक्ष रह चुके महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन को अगर प्रत्याशी बनाएगी तो इंडिया उनके उम्मीदवार का सपोर्ट करेगा। भाजपा को लगा कि इंडिया के पास एनडीए के मुकाबले वोट नहीं है, इंडिया के प्रत्याशी का हारना तय है। तो भाजपा की चाहत थी कि उपराष्ट्रपति का उनका चुनाव निर्विरोध हो जाए, यानी कि उपराष्ट्रपति पद का जो उनका प्रत्याशी है वो निर्विरोध जीत जाए तो ज्यादा बढ़िया हो जाएगा। गुजरात लॉबी की हिम्मत तो नहीं हुई कि इंडिया ब्लॉक के नेताओं से, खास तौर पर कांग्रेस से बात कर ले। भाजपा ने राजनाथ सिंह जी को इस काम पर लगा दिया कि भाई आप जाइए, आप बात करिए, हो सकता है कि आपके मनाने से विपक्ष मान जाए। राजनाथ सिंह जी ने इंडिया को मनाने की पूरी कोशिश की कि उनके प्रत्याशी को निर्विरोध उपराष्ट्रपति बन जाने दिया जाए, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। इंडिया ने उपराष्ट्रपति पद के लिए अपना कैंडिडेट उतारकर मास्टर स्ट्रोक चल दिया। ऊपर से ईंट का जवाब पत्थर ऐसे दिया कि दक्षिण भारत से ही उपराष्ट्रपति का कैंडिडेट उतार दिया। जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी को इंडिया ने अपना उपराष्ट्रपति पद का प्रत्याशी बनाया है। रेड्डी आंध्र प्रदेश के रहने वाले हैं और गुवाहाटी हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि इंडिया के पास एनडीए के मुकाबले वोट तो है नहीं, इंडिया का प्रत्याशी जीतेगा वैसे भी नहीं, तो फिर प्रत्याशी खड़ा करने का क्या फायदा हुआ? क्यों किया प्रत्याशी खड़ा? दोस्तों, यहीं पर छिपा है असली मास्टर स्ट्रोक वाला प्लान। दोस्तों, इंडिया ने अपना प्रत्याशी खड़ा करके एनडीए के गैर बीजेपी दलों को एक मौका दे दिया है बीजेपी से नए सिरे से बार्गेनिंग करने का। इंडिया ने प्रत्याशी खड़ा करके एनडीए के गैर बीजेपी दलों को एक मौका दे दिया है कि बीजेपी को वो अपनी कीमत समझाएं। अगर एनडीए का कोई भी दल, देखिए, बीजेपी से नाराज होगा तो वो इंडिया के प्रत्याशी को वोट कर सकता है। और सबसे बड़ा निशाना तो नायडू पर है। नायडू आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। नायडू के सपोर्ट से मोदी की सरकार चल रही है। जब ट्रंप ने टैरिफ लगाया था तो आंध्र के मछुआरों का बहुत नुकसान हुआ, तो नायडू के दबाव में मोदी जी को वो अपने व्यक्तिगत नुकसान वाला बयान देना पड़ गया। भारत अपने किसानों के, पशुपालकों के और मछुआरे भाई बहनों के हितों के साथ कभी भी समझौता नहीं करेगा। और मैं जानता हूं व्यक्तिगत रूप से मुझे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, लेकिन मैं इसके लिए तैयार हूं। मेरे देश के किसानों के लिए, मेरे देश के मछुआरों के लिए, मेरे देश के पशुपालकों के लिए आज भारत तैयार है। साउथ में देखिए, क्षेत्रीयता और भाषाई गर्व का मामला बहुत ज्यादा चलता है। आंध्र प्रदेश के नायडू हैं और आंध्र प्रदेश के ही इंडिया के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी हैं। इंडिया का उम्मीदवार नायडू के सामने बीजेपी से बगावत करने का एक तरह का मौका है, इंडिया के साथ आने का एक बढ़िया मौका है। देखिए, राजनीति में निर्णय समय, काल और परिस्थितियों के हिसाब से होते हैं। दुश्मन का भी मन समय समय पर परख लेना चाहिए। तो इंडिया का उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार नायडू की परख नली है, जिससे वो परखे जाएंगे और अपने लोगों की भी टेस्टिंग लगे हाथों हो जाएगी कि भाई अपनों में किसी का मन तो नहीं डोल रहा है। क्योंकि एक बात ये भी सही है दोस्तों कि एनडीए के भीतर भी बहुत सारे दलों के लोग इस उम्मीद में थे कि शायद भाजपा उनमें से किसी को उपराष्ट्रपति बना सके। नीतीश कुमार का नाम बहुत ज्यादा चल रहा था, बीच में नाम वसुंधरा राजे का भी आया था कि भाई वसुंधरा राजे उपराष्ट्रपति बन सकती हैं। बहुतों के अरमानों का गला घोटकर बीजेपी ने अपने कार्यकर्ता को उपराष्ट्रपति पद का प्रत्याशी बनाया है। तो एनडीए में सब खुश हैं ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी चारों तरफ से घिरी हुई है, दबाव में है, चाहे वो आरएसएस की वजह से हो, चाहे विदेश नीति की तरफ से हो, और चाहे विपक्ष जिस प्रकार का आचरण कर रहा है उससे भी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी बहुत दबाव में है। तो उसका फायदा उठाते हुए विपक्ष ने निर्णय लिया है और इसमें एक बहुत बड़ा काम छोटे से उस इलेक्शन ने किया है कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के, जिसमें चाणक्य की छवि उस प्रकार की बन गई है कि इनकी चाणक्य नीति छोटे से चुनाव में चल ही नहीं पाई। तो क्रॉस वोटिंग वहां पे हो गई। इस तरह की चर्चाएं, अब कितनी क्रॉस वोटिंग हुई, क्या हुई, इसके कोई तथ्य सबूत तो नहीं है, लेकिन एक चर्चा चल गई है। तो क्या ऐसे में जो क्या ऐसे में कोई इस तरह का भी कांड हो सकता है कि उपराष्ट्रपति के चुनाव में भी क्रॉस वोटिंग हो जाए, क्योंकि वहां व्हिप जारी होती नहीं है, छुपा के वोट डलता है, तो उसकी भी संभावना जताई जा रही है।
दूसरा, जो भारतीय जनता पार्टी अपने साउथ के उम्मीदवार को लेके आई थी, उसी की काट में बहुत उम्दा और बहुत ही अच्छे व्यक्तित्व के व्यक्ति को इंडिया गठबंधन के लोगों ने लेके आए हैं, और जो मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज उनका नाम का घोषणा की है। बी सुदर्शन रेड्डी बहुत पुराने व्यक्तित्व हैं। पहले वो गुवाहाटी हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रहे, उसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट आए, उसके बाद वो गोवा के लोकायुक्त बने, और सबसे बड़ा काम जो उन्होंने किया है, जिससे वो मेन चर्चा में आए हैं, उन्होंने तेलंगाना में जातीय जनगणना पे बहुत अच्छा काम किया था। बहुत ही अच्छे व्यक्ति हैं और आज भी सामाजिक कार्य में वो लगे रहते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी इससे बहुत ज्यादा दबाव में आ गई है, क्योंकि उनको उम्मीद नहीं थी कि इस तरह का कोई जो बम इंडिया गठबंधन के लोग फोड़ देंगे। अब जिस प्रकार से राजनाथ जी कोशिश कर रहे थे मनाने की विपक्ष को कि आप अपना कैंडिडेट खड़ा मत कीजिए, आप हमें समर्थन दे दीजिए, हम निर्विरोध कर लेते हैं, तो वो, और दूसरा वो कई सारे साउथ के जो सियासी दल हैं उनसे मिल रहे थे, और सियासी दलों को भी ये था भाई कि वहां के जो स्थानीय दल हैं अगर वो किसी और के खिलाफ वोट करेंगे, साउथ से अगर कोई नया कैंडिडेट आ जाता, ये साउथ का इनका है बीजेपी का, और कांग्रेस या इंडिया गठबंधन उत्तर से ले आता, तो उस पर साउथ की पार्टियों को जाने में उनकी किरकिरी होती। तो उनके लिए सहज एक रास्ता बनाने के लिए भी साउथ के ही दोनों लोगों को लाया गया। अब ये लड़ाई भयंकर हो गई है और इसमें मुझे आज की डेट में एनडीए बैकफुट पे दिखाई दे रही है। इसीलिए मैंने शुरुआत में ही कहा कि इंडिया का उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार उतारना मास्टर स्ट्रोक है। राजनीति तो आपने समझ ली, लेकिन आप प्रज्ञा का पन्ना देख रहे हैं दोस्तों, तो ज्ञान की बात तो होगी। उपराष्ट्रपति पद का जो इलेक्शन होता है ना, वो इलेक्शन से जो आम इलेक्शन होते हैं उससे बिल्कुल डिफरेंट होता है। इसको आपको समझाती हूँ। उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदनों के सदस्यों से मिलकर बनने वाली निर्वाचन मंडल यानी कि इलेक्टोरल कॉलेज के जरिए होता है। चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधित्व, अंग्रेजी में इसे कहें तो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के जरिए होता है। मतलब यह है कि इसमें सिंगल ट्रांसफरेबल वोट का इस्तेमाल किया जाता है, और ये मतदान दिखाकर नहीं होता है। ये जो मतदान होता है वो छुपा हुआ होता है, यानी गुप्त होता है। इस चुनाव में जितने उम्मीदवार होते हैं, हर मतदाता के पास उतनी ही वरीयताएं होती हैं। मतदाता जिस उम्मीदवार को अपनी पहली वरीयता के रूप में चुनता है, अपने मत पत्र पर उसके नाम के आगे अंक 1 लिखता है। अगर उम्मीदवार कई हैं तो मतदाता जितनी चाहे उतनी वरीयता दिखा सकता है। ऐसा करने के लिए उसे हर उम्मीदवार के नाम के आगे अंक 2, 3, 4 आदि आदि ये लिखना होता है। मतगणना के समय हर उम्मीदवार द्वारा हासिल किए गए प्रथम वरीयता वाले मतों की संख्या का पता लगाया जाता है। उपराष्ट्रपति का चुनाव 9 सितंबर को होगा। नामांकन दाखिल करने की लास्ट डेट 21 अगस्त है और नामांकन पत्रों की जांच 22 अगस्त को होगी। नाम वापस लेने की लास्ट डेट 25 अगस्त है। वोटिंग और रिजल्ट दोनों 9 सितंबर 2025 को ही होंगे। उसी दिन लगे हाथ परिणाम भी घोषित कर दिए जाएंगे। ये लगभग तय है दोस्तों कि इंडिया का उम्मीदवार हारेगा। लेकिन अगर मैं थोड़ा आपको ऐसे समझाऊं कि गेम थोड़ा भी इधर उधर अगर हो गया, तो भाजपा के पेज टाइट करने की कोशिश करने की अगर किसी एनडीए के दल ने भी कोशिश की, तो वो इंडिया को वोट दे सकता है। इसका विकल्प इंडिया ने अब खोल दिया है। भाजपा को अपने लोगों को एक करने, अपने गठबंधन साथियों को विश्वास में लाने का तनाव और भी ज्यादा बढ़ गया है। तो इससे आप समझिए कि ये किस तरीके की मुश्किल हो गई है भाजपा के लिए। खैर, फिलहाल के लिए हमारे साथ इतना ही। वीडियो में आपकी जो भी राय हो इस वीडियो को लेकर आप कमेंट में बताइएगा। हमें दीजिए इजाजत। राम राम, दुआ सलाम, जय हिंद।